So as the guard of honor, नाज़रीन आदाब। आज हम अपने मेहमान से बात करें उससे पहले आइए जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। जी हाँ, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी जो अपने मुल्क के नौजवानों को एम्पावर करने की दिशा में काम करते हैं। एनसीसी की बुनियाद 16 अप्रैल 1948 को रखी गई। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऐसे तलबा जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एनसीसी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमान डॉक्टर भरत सिंह जी से, जो इस वक्त सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एनसीसी में बतौर ऑफिसर भी अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं और बहुत से तलबा व तालिबात को उन्होंने अपने हुनर से एनसीसी में वो कामयाबी दिलाई है, एनसीसी के ज़रिए उस मकाम तक पहुंचाया है जहां पहुंचने का ख्वाब हर बच्चा देखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये ख़ास मुलाकात डॉक्टर भरत सिंह जी के साथ और उनका खैर मक़दम करते हैं हम अपने ख़ास प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आप शामिल हुए हमारे इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू यू टू। सबसे पहले मैं मिराज, ये जो आपका प्रोग्राम है एक मुलाकात, इसको मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इसको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आज आपके माध्यम से हमें कुछ बोलने का मौका मिला है अपने विषय में भी और जो संस्थाएं हैं जिसके लिए हमने काम किया उसके विषय में भी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो दो जगहों से हुई है। एक तो रांची से, झारखंड, वहां पे एक सेंट जेवियर्स कॉलेज है, काफी रिप्यूटेड कॉलेज है बिहार झारखंड का। और उसके बाद हमारी जो पीएचडी हुई है वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है, वहां से मैंने पीएचडी किया है। इसके बाद हमारा अध्यापन कार्य जो है सत्यवती कॉलेज इवनिंग में 1991 से स्टार्ट हुआ है और वहां से अपना अध्यापन कार्य करते हुए हमें एनसीसी को संभालने की भी जिम्मेवारी 1994 में दी गई थी। तो तब से लेकर के मैं 1997 तक केयर टेकर के रूप में हमें कमीशन मिला और वहां से मैं एज ए लेफ्टिनेंट एसोसिएट एनसीसी का ऑफिसर के तौर पर मैं एनसीसी का भी कार्यभार संभालता रहा हूं। और ये इस बारे में आपको भी मालूम है कि एनसीसी का कार्यभार जो है आप लोगों के सहयोग से कैसे अच्छे से चलता रहा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, झारखंड से आपकी शुरुआती तालीम हुई, आपकी स्कूलिंग हुई, तो वहां से जो है दिल्ली आकर पीएचडी करना और थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो जिस टाइम में आपने स्कूलिंग की और फिर झारखंड से आप दिल्ली तक आए और यहाँ आपने पीएचडी की, उस टाइम पर कैसा रहा वो सफर? किस तरीके से वो सफर आपने कंप्लीट किया? उस समय का सफर जो है वो एक तो लाइफ सिंपल था, इतने मौके अभी हैं। उस समय हम लोगों को केवल जो है लाइब्रेरी और अपने टीचर यही एकमात्र साधन होते थे जिनके माध्यम से अपना तालीम जो है आपको हासिल करना है, अपना ज्ञान का संवर्धन करना, अपने नॉलेज को एनहेंस करना है। ये दो इम्पोर्टेंट थे। उस समय ये इस तरह का इंटरनेट वाली सुविधा या इतना ज्यादा वाइड स्केल पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय का जो समय था एक तरह से कठिनाईपूर्ण था और संघर्षों के बीच से हम लोग निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप फिर 1991 में आप सत्यवती कॉलेज में बतौर प्रोफेसर आपने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर 1994 में जैसा कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया, तो एनसीसी ज्वाइन करने की क्या खास वजह रही? खास वजह ये थी कि हमारा जो है कॉलेज में उस समय डिफरेंट कॉलेजेस में एनसीसी तो था, लेकिन हमारे कॉलेज में उस समय एनसीसी बिल्कुल ही ग्रूमिंग फेज में था। और मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है कि नो फैकल्टी मेंबर वाज रेडी to accept that responsibility because the responsibility of NCC demands too much time on behalf of the faculty member who accepts it.
तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि चले देखते हैं मैं कैसा एनसीसी है, और मुझे लगा कि चूंकि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और करीब करीब 200 का स्ट्रेंथ हमारे कॉलेज में एनसीसी का था, मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके, तो मैंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, अवसर के तौर पर देखा कि मैं इतने सारे बच्चों के बीच में रहूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, मुझे अपना कुछ जो है उनको देने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने इसको सहर्ष एक्सेप्ट किया और तब से लेकर के मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने 24-25 साल तक इसको जो है वो एनसीसी को संभाला है। बखूबी निभाया, क्या बात। सर जैसा कि आपने कॉलेज में आकर जो है बतौर एनसीसी लेफ्टिनेंट ऑफिसर ज्वाइन किया, तो क्या आपने कभी अपने स्कूल टाइम पे एनसीसी किया था, या कभी ख्याल आया था एनसीसी ज्वाइन करने का, या इंडियन आर्मी में या किसी और इसमें जाने का? नहीं, उस समय जो है हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं थी, है ना। लेकिन ये है कि यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को भी बतौर एनसीसी ऑफिसर कामठी में और अहमदनगर पुणे में जो आर्मर्ड की ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे हम लोगों को भेजा गया था, और हम लोगों ने बतौर वहां पर आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी पर्सनल के साथ मिल करके 3 महीने की हमने प्रॉपर ट्रेनिंग भी वहां पर कंप्लीट की थी, और उसके बाद ही हम लोगों को ये कमीशन ग्रांट हुआ था। क्या बात है, क्या कहने। सर इतना लंबा अरसा हो गया है और अलग अलग तरीके से आप नए नए बच्चे हर साल ज्वाइन होते हैं कॉलेज में, एनसीसी ज्वाइन करते हैं, लड़कियां ज्वाइन करती हैं और आपके जो है जेरे साया वो लोग सीखते हैं। इतना लंबा सफर तय किया, तकरीबन 25-26 साल आपने अलग अलग तरीके के बच्चों को देखा है, तो आप एनसीसी के सफर को किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ रहा उस जब आपने शुरू किया और अब में कितना फर्क आया है? देखिए, एनसीसी को जैसे एक आमतौर पर ये देखा जाता है कि एनसीसी एक कहेंगे कि डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अंग है, लेकिन मैंने इसको एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा है शुरू से ही। वो ये कि नॉर्मली एनसीसी को हम ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म है, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग है, वेपन ट्रेनिंग है, उसके बाद में बैटल क्राफ्ट है, उसके बाद में आपका नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, वेरियस कैंप्स लगते हैं उसमें, आर्मी अटैचमेंट कैंप भी है और कंबाइंड डिफेंस भी उसका कैंप लगते हैं। बट हमने इसको ये देखा, अच्छा कई लोग क्या होते हैं, बच्चे इस उम्मीद से आते हैं कि हम एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट कर लेंगे तो हमें इससे जॉब मार्केट में हमें फैसिलिटीज मिलेगी, जॉब मार्केट में हमें कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, हमें कुछ बोनस पॉइंट मिलेगा। ये सही बात है, बट हमने जब भी अपने बच्चों के साथ जब हमने इंटरेक्ट किया, जब बच्चों को हमने ट्रेनिंग देने की कोशिश की क्लास में उनके, तो हमने उनको इस तौर पर सिखाया कि आप ना एनसीसी को अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पर लो, कि किस प्रकार से हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, कैसे हम एक सुसभ्य नागरिक बन सकते हैं, कैसे हम समाज में पास आउट करने के बाद जाएंगे तो हमारा समाज में एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और आप एज एन एनसीसी कैडेट बिल्कुल डिफरेंट दिखें कि आम बच्चों से आप अलग कैसे हैं। जैसे भी समाज में आपकी कोई समस्या आती है, समुदाय के बीच कोई समस्या आती है, गली मोहल्ले में कोई समस्या आती है, तो आपको एज एन एनसीसी कैडेट उसको टैकल करने का, उसको हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह होना चाहिए। इसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया कि आपके अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज आपने अपने अंदर कुछ इनकलकेट कर पाए कि नहीं, उसको डेवलप कर पाए कि नहीं, कुछ मोरल वैल्यूज डेवलप कर पाए कि नहीं, अपने अंदर अपने लाइफ में डिसिप्लिन आपने इनकलकेट किया कि नहीं किया, इस बात पे हमने ज्यादा फोकस किया। बाकी जो यूनिफॉर्म है, जो आर्मी से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, तो उसका इंटीग्रल हिस्सा है ही है। प्लस एक सबसे जो हमें अच्छा लगता था, एक वहां पर उसमें कैंप होता था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में जाने के पहले हम बच्चों को उनको एक तरह से ओरिएंटेशन करते थे कि बच्चों जिस कैंप में आप जा रहे हो वहां पर डिफरेंट रिलीजन के बच्चे आपके मिलेंगे, डिफरेंट रीजन्स के बच्चे मिलेंगे और डिफरेंट भाषा बोलने वाले बच्चे मिलेंगे। तो किस प्रकार से आपको उनके सबके बीच में एक भाईचारा वाला तालमेल बना करके आपको रहना है, कैसे आपको 2 सप्ताह का जो है कैंप अच्छे से काट करके आना है आपको। बिल्कुल, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं बात है। सर एक मेरा बहुत अहम सवाल है कि आपने जो बात कही बिल्कुल जायज है। बच्चों को लगता है कि वो एनसीसी इसी पर्पज से ज्वाइन करें कि सी सर्टिफिकेट करने के बाद जो है ना जॉब में आसानी हो, किसी भी सरकारी जॉब के लिए, और ये 90% बच्चे यही सोच लेकर आते भी हैं। तो सर मेरा एक जो सवाल है कि एनसीसी को ज्वाइन करने का जो पर्पज लेकर आते हैं उसमें कितना कुछ सफल हो पाते हैं,
या उसके अलावा और उन्हें क्या कुछ मेहनत करनी चाहिए? जो उनका कोर्स करिकुलम का हिस्सा तो नहीं होता था, पर मैं अपनी तरफ से करता था कि लैंग्वेज स्किल डेवलप कराना। लैंग्वेज स्किल मुझे लगता ओके। था कि जो आपका सिलेबस का जो पार्ट है वो तो आप कंप्लीट कीजिए, जो एनसीसी का सिलेबस है, जो आपका रेगुलर कोर्स का जो करिकुलम वो जरूर आप पढ़िए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। लेकिन मैं एज एन एनसीसी ऑफिसर, मैं बच्चों को थोड़ा सा अंग्रेजी किस तरह से और अपना मजबूत करें, जो कम्युनिकेशन स्किल है अंग्रेजी का, इसके ऊपर मेरा थोड़ा जी सा जी। विशेष फोकस रहता था। क्योंकि कहीं भी बच्चे अगर मान ली जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे अंग्रेजी का लिखना बोलना या अंग्रेजी में सवाल का जवाब देना एक उनका एक उनके एग्जामिनेशन का, उनके टेस्ट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। तो मैं जनरली देखता था क्या कि जो एनसीसी के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो या तो मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, और बहुत ही लाजमी है कि उनका जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज के ऊपर कमांड था, वो अप टू द मार्क नहीं था। तो मैं कोशिश करता था कि किस प्रकार से बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम कैसे उनको इम्प्रूव करा पाए विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इतना हमसे बन जी पड़ा, जो बेस्ट हम कर सकते थे, हमने कोशिश की है बच्चों को। बिल्कुल। सर, गुज़िश्ता कुछ सालों से जिस तरीके से पेंडेमिक का दौर गुजरा है और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का दौर चालू हुआ, अब जाकर कहीं कॉलेजेस अगले महीने से खुलना शुरू हो जाए, तो सर अब जो वो जो हालात रहे उस दौर में, तो एनसी क्योंकि कॉलेजेस नहीं खुले तो जरूरी है कि एनसीसी में बच्चे नहीं आए, तो इससे आपको क्या लगता है कि बच्चों का कितना नुकसान हुआ है? बच्चों का नुकसान हुआ है, ये तो पूरी समाज का नुकसान हुआ है, लेकिन बच्चों का नुकसान जो फिजिकल उनका एक्टिविटी था उस मामले में काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जो उनका करिकुलम का हिस्सा हो सकता है, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज स्किल को डेवलप कराना, इनकलकेट करना, या जो उनका बाकी जो कोर्स करिकुलम था, जैसे मान ली एथिक्स का क्लास है, मोरल वैल्यूज का क्लास है, या जो चीज उनका जो जिसपे ग्राउंड एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बुकिश नॉलेज जो है, वो हमने ऑनलाइन कोशिश की है बच्चों को देने की। 2 साल के अंदर भी उनका ऑनलाइन भी काफी क्लासेज हुए हैं और उनके काफी कोर्सेज हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि ड्यू टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय पैंडेमिक, जो जो एक फिजिकल एक्टिविटी भी, जो फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए था, वो उस लेवल तक नहीं हो पाया। बट एज एन एनसीसी ऑफिसर हम लोगों ने कोशिश की है कि जो कर सकते थे ऑनलाइन, वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है उसमें। सर, जिस तरीके से कुछ पढ़ाई होती है जो बोर्ड पर लिख कर समझा कर बाय मेल बाय मैसेज बाय व्हाट्सएप जो है पढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि जो एनसीसी या आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो जब तक सामने ऑफिसर ना खड़ा हो, जब तक उसको पूरा उस तरीके करिकुलम को ना सजाया जाए ना सिखाया जाए, बहुत मुश्किल है। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस का दौर चालू हुआ, तो इस दौरान आपको लगता है कि कई इंस्टीट्यूट्स, कई ऐसे जो एकेडमीज थे वो सामने आए जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाई इसकी कि हाँ हम ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो सक्सेस रहे होंगे या ये सही तरीका है? देखिए, उस तरह का जो सिस्टम है, जो मेथड ऑफ टीचिंग है, वो जो आपका क्लासरूम टीचिंग है उसका उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है, बट उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ये सर, कई जो है, मैं एक सवाल है, कई लोग जो है डिफेंस में जाना चाहते हैं, कई बच्चों जी को मौका मिल जाता है, वो स्कूल में कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करके, और उसके जरिए जो है वो उनको बहुत फायदा मिल जाता है, एनसीसी से एक बहुत अहम रोल अदा करता है जिंदगी में। लेकिन जी कई लोग जी। जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो तो क्या एनसीसी ज्वाइन करने की उनके पास स्कूल और कॉलेज के अलावा भी कोई ऐसी सुविधा होती है कि वो वहां से ज्वाइन कर सके, या ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ही अवेलेबल होती है? नहीं, ये स्कूल कॉलेज में तो एनसीसी आपको फॉर्मल ट्रेनिंग दे ही रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप केवल एनसीसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, उसका जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल ट्रेनिंग है, या और जो पोस्ट करिकुलम है, इसके अलावा कहाँ पे बच्चे रह जाते हैं, मैं ये क्लास में बताता भी हूँ कि इसके साथ साथ आपका जो मेन जो रेगुलर कोर्स है, उस कोर्स के कंटेंट के ऊपर भी आपका बढ़िया कमांड होना चाहिए। ये फोकस रहता है, या मैं अभी भी ये आपके माध्यम से ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, बोथ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर, जिस तरीके से लड़कियां जो हैं एनसीसी की तरफ जब वो कॉलेज में वो उनकी तरफ कम जाती हैं,
बॉयज के मुकाबले लड़कियां कम जाती हैं, और क्योंकि बॉयज का मोस्टली जो है उनका पूरा इरादा रहता है उन्हें जो है डिफेंस में जाना है, जी। और ये पिछले 2 सालों में तो बहुत ही नुकसान हुआ है। फिर से लोगों का या बच्चों का माइंडसेट करना, उनको फिर से उस फील्ड पर लाना, पढ़ाई के लिए भी, और एनसीसी हो गया या दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं या दूसरी जो ट्रेनिंग्स है उनके लिए, एनएसएस वगैरह के लिए फिर से वो माइंड सेट करना कितना मुश्किल रहेगा, और कितना मुश्किल लगा है आपको अब तक ये कुछ महीनों में? मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हमारे भारत के बच्चे जो हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक हैं वो, और बहुत ईगर हैं बच्चे कि कैसे जल्दी से जल्दी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले, हमारे जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एनसीसी के, एनएसएस के, वो सब ओपन हो। और वो मुझे तो उम्मीद है कि अगर जैसे ही ये खुलेगा, दे विल रिटर्न बैक टू देयर नॉर्मल-सी, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, और वो उसी जोश और जज्बे के साथ अपने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे। और ये हमारी ईश्वर से गुजारिश भी है कि उसको जल्दी से जल्दी हालात को वो जो है सामान्य करें, और बच्चे हमारे पुनः जो है कॉलेज, स्कूल और जितने भी इस तरह के जो एनसीसी एनएसएस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उसी जोश और जज्बे के साथ वो वापस से ज्वाइन करें। मुझे कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं लगती है, मुझे बच्चों पे भरोसा है। चलिए सर, आप का जो अब तक का सफर है, और आपका जो एनसीसी पार्ट है, और उसके अलावा जो आपका एक वो पार्ट है जिसमें आपका प्रोफेशन का है, जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, दोनों अलग अलग। एक तरफ आप फिजिकल बच्चों को जो है फिजिकली बच्चों को मदद करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, एक तरफ मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं, और जो जैसा कि आपका काम है, जैसा आपने बोला रीडिंग राइटिंग बोथ, दोनों के लिए तैयार करते हैं। तो दोनों में कितना फर्क लगता है आपको? दोनों का देखिए ऐसा है कि जो उनका फिजिकल पार्ट होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उनका वेपन ट्रेनिंग है या उनका जो ड्रिल का ट्रेनिंग है, इसमें हमारे जो यूनिट के जो पीआई स्टाफ होते थे या जो एनसीसी के जो डिफरेंट पर्सनल्स होते थे, उनसे हमें काफी मदद मिलती थी। लेकिन जो लेक्चरिंग का जो पार्ट होता था वो हमारे जी में होता था, और मैं उसको इंटरेस्टिंग होकर के उसको मैं टेकअप भी करता था। तो उसमें मुझे अपना जो एकेडमिक काम है और ये जो एनसीसी का जो ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता था, बट कहीं क्लैश मुझे नहीं दिखा। एंड आफ्टर ऑल मैं बताना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल ये डिपेंड करता है कि आपको उस काम करने में कितना इंटरेस्ट है, कितना रुचि है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट अगर आपको है उस काम में, अगर आपका मजा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होता, और समय की कोई सीमा नहीं होती है। क्या कहने सर, बहुत उम्दा जवाब। और आपकी ये बात, इन बातों को सुनकर जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। सर, आपने जब ट्रेनिंग ली एनसीसी की, उस दौरान कोई मजेदार किस्सा हुआ हो अब तक का, जो आपने सफर तय किया है इतनी 31 सालों का, इस दौरान का कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहता हो, और वो आप अगर शेयर करना चाहें अपने व्यूअर से, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? देखिए, उसमें जो ट्रेनिंग हुआ था, ट्रेनिंग 2 पार्ट में हुआ था। और एक तो ट्रेनिंग का जो पार्ट था हमारा, वो हम लोगों का फिजिकल जैसे बच्चों का होता है, सुबह 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाना, वहां पर पीटी करना, फिर उसके बाद में है पीटी करने के बाद फिर रनिंग होता था, है ना। 3.2 किलोमीटर का टारगेट होता था कि आपको जो है 15 मिनट के अंदर जो है वो रन करके, तो वो दौड़ धूप वाला था। फिर उसके बाद ड्रिल ट्रेनिंग होता था, फिर आपको जो है जो नॉर्मल होता है अपना लंच, और उसके बाद शाम को फिर जो है वो गेम होता था। तो काफी इंजॉयबल होता था। हालांकि कई उसमें लोगों का जो है आदत नहीं होने की वजह से थोड़ा सा पैर में इंजरी भी हुआ था, रनिंग वगैरह से, चाहे ड्रिल वगैरह से, बट वो ठीक था। वहां पे फिर 2-4-5 दिन सब ठीक हो गया। एक जो मुझे, उसके बाद हम लोग को अहमदनगर सेंटर भेजा गया था आर्मर ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे टैंक की ट्रेनिंग होती है। तो वहां पर मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 टैंक थे वहां पर उस सेंटर पे अहमदनगर में। और हम लोगों को बिल्कुल टैंक के अंदर भी और बाहर का भी जितने भी उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे फायरिंग होता है, कैसे नाइट विजन कैसे काम करता है, वो सब हम लोगों को सिखाया गया था, बताया गया था उसमें। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग जो बात ये हुई थी कि हम लोगों के मन में, कुछ जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे, उनके मन में ये हुआ कि हम भी टैंक चलाएंगे, क्या हम लोगों को मिल सकता है। तो ट्रेनिंग के दौरान ही वहां पे उस्ताद लोग थे, बोले कि ठीक है साहब, आप लोगों से भी चलवाते हैं। तो हम लोग उसके जो टैंक के अंदर जो स्पेस होता है वहां पे बैठ गए। वो हम लोग को बताया गया, वो उस्ताद भी बैठे हुए थे। फिर बताया गया कि ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से एक्सीलरेटर है। उसके बाद हम लोगों ने
उसको मैंने खुद ड्राइव किया, टैंक को चलाया। ये हमारे लिए बहुत ही लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस उसको हम बोलेंगे। ये T-72 हमने चलाया था। और ऊपर में बच्चे एनसीसी के उसमें कैंप में बच्चे कुछ आए हुए थे, वो भी अपना ऊपर में बैठे हुए थे। उसके बाद चलते चलते ये हुआ कि अब रोका जाए, तो बच्चे चिल्ला करके जो है वो हम लोगों को ये कहने लगे कि सर जी अब रोक लो, पाकिस्तान में घुसाओगे क्या टैंक ले करके। तो ये बच्चों का उस समय का जो है एक बोलेंगे कि एक्साइटमेंट था, या कहिए कि लाइटर मूड में, है ना, मजाकिया अंदाज में बच्चों ने जो है अपने टीचर से कहिए एक चुटकी ली थी उन्होंने, है ना। तो ये एक वाकया मुझे याद है, मतलब क्या कहना। बिल्कुल, उस वक्त का जो एनसीसी का जो कैंप होता है उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, मेरा एक और सवाल है कि आपने इतना लंबा सफर तय किया और आपने बहुत से जो है मतलब अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, बहुत सारे आपको पुरस्कार से नवाजा गया है, बहुत कुछ आपने हासिल किया है। तो इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी क्या लगता है आपको कि अभी भी जिंदगी में कुछ हासिल करना बाकी है? जी, जब तक देखिए जिंदगी है तब तक, अब अच्छा, जिंदगी को ऐसे नहीं जीना चाहिए कि हमें कुछ हासिल करना है। मेरा ये मानना है कि जो आपके सामने जो टास्क है, जो काम है, जैसे मान लिया हमारे सामने टीचिंग का काम है, अभी मैंने एनसीसी हमारा छूट गया है, अब हमारे सामने केवल टीचिंग का काम है, टीचिंग एंड रिसर्च। तो इसको अचीवमेंट के हिसाब से मत देखिए, इसको देखिए कि हमारे सामने ड्यूटी है और अपना काम करते रहिए, डू योर ड्यूटी एंड रेस्ट द गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो अपना जो टीचिंग है बेस्ट तरीके से हम अपना जितना हमें ज्ञान है, ज्ञान होना काफी नहीं है, बच्चों के बीच में ज्ञान को शेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो आप जानते हो बच्चों को सिखाइए, और अपने नॉलेज को भी दिन प्रतिदिन हमको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में है, इसको और हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसको और हम कैसे अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारी जो कॉम्पिटेंसी है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो दिनों दिन और कैसे इम्प्रूव करे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जो आपने बताया उसको इनहेंस करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए उस पावर को, क्या कोई आप किताब या कोई ऐसा तरीका बच्चों को जो देखने वाले लोग हैं उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? उसमें देखिए ऐसा है कि जैसे हम लोगों का जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स के लिए जो एक अच्छी बात मानी जाती है कि आप साल में कम से कम 1 या 2 पेपर, रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो हम लोग उस काम में हैं, और पिछले 2021 में हमारे 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुए हैं, और उसके बाद अभी मैं एक और रिसर्च पेपर के ऊपर अभी काम कर रहा हूं मैं। तो ये क्या होता है कि जो आप अपने जैसे इंडियन इकोनॉमी का कोई इशू है, उसके ऊपर आपने कुछ पब्लिकेशन किया, कुछ पब्लिश किया, आपके आर्टिकल पब्लिश हुए, पेपर पब्लिश हुए, तो आप क्या हो कि क्लासरूम में बच्चों के साथ जब शेयर करते हैं कि ये पेपर पब्लिश हुआ है, और उनके सिलेबस से अगर वो रेलिवेंट है, तो उनका जो है उस चीज को एक नए डायमेंशन से उसको देखने पढ़ने का उनको मौका मिलता है। प्लस इसके अलावा बच्चे भी आपको देख करके मोटिवेट होते हैं। अगर आप टीचर स्टैग्नेंट है, मान लीजिए कि बस एक सिलेबस के अलावा और आगे उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वैसे टीचर बच्चों को भी मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को या किसी समाज को मोटिवेट करने के लिए आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है, आपको जो है उदाहरण बनना पड़ता है खुद के अंदर। आपको एक कहेंगे कि एक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज सेट करना पड़ता है। आपको एकेडमिक एक्सेलेंस का एक एग्जाम्पल बच्चों के सामने आप सेट करेंगे, तभी बच्चे भी आपसे सीखेंगे और आपको देख करके वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, एक और अहम सवाल है आपके, क्योंकि आपकी सिर्फ टीचिंग पे ही आपका फोकस है, क्योंकि आपने एनसीसी से जो है काफी लंबा वक्त देने के बाद अब जो है उसे अलविदा कह दिया है। तो इसके अलावा, टीचिंग के अलावा और क्या कुछ मसरूफियात हैं आपकी? उसके अलावा जैसे कॉलेज के डिफरेंट बहुत सारे कमिटीज हैं, वो कमिटीज में भी मैं काम कर रहा हूँ। और उससे क्या होता है कि कॉलेज का जो कॉलेज कैसे चलता है, कोई भी संस्था जो चलती है वो कमिटीज के माध्यम से चलती है, प्रिंसिपल अकेले कॉलेज नहीं चलाते हैं। तो बहुत सारे कमिटीज ऐसा है, वो कमिटीज के अंदर हम एज ए कन्वीनर या एज ए मेंबर उसमें अपना हम समय कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना हमारे पास जो अक्ल है, जो बुद्धि है, जितना हमारी काबिलियत, उसके हिसाब से हम कॉलेज के गवर्नेंस में भी, और जो डिफरेंट कमिटीज हैं, कल्चरल कमिटीज हैं, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पिछले 3 साल से जो पूरे कॉलेज का जो ऑनलाइन एडमिशन का काम था, वो पूरा एडमिशन का काम हमने एज ए कन्वीनर दूसरे साथियों की मदद से हमने पूरा एडमिशन का काम अपने कॉलेज का कंप्लीट किया फॉर लास्ट 3 इयर्स कंप्लीटली।
सर जिस कॉलेज में आप हैं, सत्यवती कॉलेज, जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त से लेकर और अब तक आपको क्या कुछ बदलाव मिला है उस कॉलेज में? कॉलेज के अंदर बदलाव देखिए विद्यार्थियों के अंदर भी मिला है। हम लोग तो टीचर जो होते हैं एक तरह से कहिए कि नदी के किनारे खड़े हैं हम लोग, और नदी की धाराएं आती हैं जाती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, कई बार लगता है कि अब ये जो पानी आ रहा है नदी का ये बहुत ही शांत है, कई बार लगता है कि ये नदी का पानी ये पूरा उफान लिए हुए है। तो ये हम लोगों का काम है ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करते हैं, और जितना हो सकता है उसमें बच्चों का ग्रूमिंग के अंदर टीचर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है कि जो लास्ट 10 से 15 साल के बीच में बच्चों का जो क्राउड आया, जो स्टूडेंट्स हमारे जो अब आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से थोड़ा सा उनके अंदर दे आर वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा उनको मतलब नॉलेज है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करने की भी जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हो रहा है क्या उनके पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए सही है कि नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी का यूज वो कर रहे हैं, या जो ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारे रिसोर्सेज मटेरियल जो अबंडेंस ऑफ मटेरियल्स उनके सामने है, क्या वो पढ़ करके उसके संपर्क में आकर के उनका कुछ मोरल वैल्यूज इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एथिक्स के मामले में वो कहाँ जा रहे हैं, या कहेंगे कि समाज या को किस प्रकार से वो योगदान दे पा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में वो सब किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी आज के जनरेशन को बच्चों को समझने की जरूरत है। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा सर, बहुत खूब। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज, और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला हमें भी, और काफी लंबा अरसा गुजरा जब आपसे आज मुलाकात हुई है फिर से, और इतनी मोटिवेटेड बातें, इतनी मोटिवेटेड जो मोटिवेशनल चीजें आपने हमें बताई, आई होप कि हम सभी उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो सर हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही हेल्दी रहें, ऐसे ही खुश रहें, और बहुत सारी चीजें आप करते रहें जिससे हम भी सीखते रहें। तो सर चलते चलते आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि अब के बाद अगर फिर से आपको एनसीसी दोबारा ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप बतौर एनसीसी ऑफिसर उसे ज्वाइन करना पसंद करेंगे? करूंगा, बिल्कुल मैं पसंद करूंगा। क्या कहने हैं सर, अगर आपको ज्यादा कुछ रैपिड फायर सवाल है, अगर आपको टीचिंग से ज्यादा एनसीसी में वक्त देना पड़े तो आप किस पर ज्यादा प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं तो ज्यादा टाइम टीचिंग को दूंगा क्योंकि वो मेरा प्राइमरी प्रोफेशन है। प्राइमरी प्रोफेशन है, बहुत खूब। सर हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा आपको और कौन सी जबानों से आपका जो है रिश्ता है? थोड़ा बहुत बंगाली और बहुत हल्का सा उर्दू, बहुत हल्का सा। अच्छा, ओके, बंगाली भी। तो सर आप क्योंकि झारखंड की तरफ से आते हैं तो उधर कौन सी जबान बोली जाती है? उधर जो है हिंदी है, और कुछ लोकल लैंग्वेज भी हैं, जैसे आपका छोटा नागपुरी लैंग्वेज है वहां पर बोली जाती है, और बंगाली भी है वहां पर बोली जाती है, कुछ भोजपुरी भी है। हाँ, ये सब लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है जी। ओके ओके, तो मतलब इतनी सारी जबानें हैं जो आपको मैं कुछ भोजपुरी बेल्ट से आता हूँ, मैं खुद भोजपुरी बेल्ट से आता हूँ। अच्छा, आप भोजपुरी बेल्ट से आते भोजपुरी हैं? मेरा मदर टंग है। यस यस जी, मदर टंग है। तो भोजपुरी भी आपको आती है, बंगाली से रिश्ता है, इंग्लिश और हिंदी क्योंकि वो हमारी आज की जो है फॉर्मल जबान है जो सभी को आती है, और उससे आपका बखूबी रिश्ता है एज ए टीचर। तो मतलब आप कुल मिलाकर यह है कि एक टीचर में जिन क्वालिटी को होना चाहिए वो सारी क्वालिटी आपके अंदर बखूबी है, और आप यही चाहते हैं एज ए टीचर कि यही चीजें आप अपने स्टूडेंट्स में भी देखना चाहते हैं, राइट सर? जी 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 जी। सर एज ए फादर आप अपने बच्चों में किन खूबियों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट खूबी जो देखना चाहते हैं या हम बच्चों को सिखाते हैं अपने, कि सबसे पहले कि लाइफ में एक डिसिप्लिन अपना होना चाहिए, अपनी जिंदगी में अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे के अंदर अगर डिसिप्लिन आ गया तो उसको ऊंचाई छूने से कोई रोक नहीं सकता है। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में वो चाहे तो सफल हो सकता है। डिसिप्लिन, और हमेशा ये समझे कि जो भी कुछ हम हैं इस परिवार, इस समाज, इस राष्ट्र की बदौलत हैं,
और हम किस रूप में जो हमने पाया है, अगर आप कुछ लायक बन जाते हो, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, आर्टिस्ट बनिए, जो भी बनिए, वो अपने समाज और राष्ट्र को जरूर समर्पित कीजिए उसको, और उसको रिटर्न बैक भी देने का मन में इच्छा रखिए। ये मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ। बहुत उम्दा सर। कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं और बहुत छोटे से आप मैं सवाल कर रहा हूँ। आपको चाय पीना पसंद है या कॉफी? मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। तो आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है या वही 8 या 9 बजे? मैं कोशिश करता हूँ जल्दी उठ जाऊं, और आज के टाइम से 7 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ, 6:30 to 7 o'clock। पैंट शर्ट के अलावा और आपको क्या पहनना ज्यादा पसंद है? कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। तो सर एक और सवाल कि आप को एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीजें प्रेफर करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। गाने सुनना पसंद करते हैं? क्या गाना गाना भी पसंद करते हैं सर? नहीं, वो मुझे शौक नहीं है, क्योंकि उस तरह से ऐसा कभी मुझे लगा जैसे मैं मिराज की तरह जो है, मेरी सुरीली आवाज नहीं है। मुझे याद है कि जब एनसीसी में आप थे, 3 साल तक रहे, तो जब भी कल्चरल की बात आती थी तो मिराज कहाँ है, मिराज को बुलाओ। मिराज जब तक स्टेज पर 1-2 गाना पेश नहीं करते थे, तब तक वो कल्चरल प्रोग्राम फिनिश नहीं होता था। तो इसीलिए उस मामले में हम पिछड़े हुए हैं, सिंगिंग के मामले में। क्या बात। तो सर इतना कुछ आप करना पसंद करते हैं सर। और सबसे एक अहम सवाल, आप सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं राइस और जो एक वेजिटेरियन खाना होता है, प्लस नॉन वेजिटेरियन भी मैं खाता हूँ, है ना। फिश वगैरह जो है ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए सर, बहुत खूबसूरत कुछ ऐसे ही अहम सवाल थे और कुछ ऐसे जो जिंदगी से जुड़ी हुई सवाल जो आपसे आज हमने जाना, और बड़ा बखूबी खूबसूरत तरीके से आपने उनका जवाब दिया। और आई होप कि आपको सुनकर देखकर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी में एक अनुशासन और एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे, और मेहनत करके वो भी आपकी तरह कामयाब बने। हमारी दुआएं हैं। जरूर, मुझे भी बहुत खुशी होगी, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे वो दिन याद है मेराज आपके, जब आप एनसीसी हमारी यूनिट के लिए एक बहुत ही काफी उम्दा कैडेट हुआ करते थे, और खास करके जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम की बात आती थी, मुझे आपका वो जो है गाने पेश करना, कल्चरल प्रोग्राम पेश करना मुझे याद है। और काफी उसके लिए हमारे यूनिट को भी, हमारे कॉलेज को भी अप्रिसिएशन भी कई बार मिला है, हमारे एनुअल डे प्रोग्राम पर भी और एनसीसी फंक्शन के दिन। जी सर। तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। आप अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू मेराज, थैंक यू सर। और आपको इस मुलाकात, आपके जो आपका प्रोग्राम है, उसको भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।